ये प्रधानमंत्री का जमीर जिंदा है, वो खुद से पूछे कि उन्होंने 2015 में ये कहा था कि मैं जब संसद में जाऊंगा तो संसद से एक एक अपराधी को बाहर निकाल करके स्वच्छ कर दूंगा। उस नारे का क्या हुआ, ये प्रधानमंत्री के जमीर को पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री को खुद को ही जवाब देना है। इस देश में 70 साल में पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें मुद्दा नीतियों का नहीं है, इज्जत का है। निर्भया के लिए सड़क पे निकले थे, उसमें बीजेपी के भी लोग थे। क्या ये बीजेपी मान लेगी कि हम जब निर्भया के लिए निकले तो सत्ता के लिए निकले थे और बेटी के नाम पर हम राजनीति कर रहे थे? अगर वो 2011 में ये कर रहे थे तो फिर इसका मतलब बेटी के लिए संघर्ष की लड़ाई को राजनीति नाम उन्होंने पहले दिया होगा। कौन से देश का प्रधानमंत्री ये चाहेगा कि अगर एक अपराधी उसे ये कह दे कि आपके एक वक्तव्य पर मैं इस्तीफा दे दूंगा और तमाम पदों को छोड़ दूंगा? क्या प्रधानमंत्री किसी देश के ये चाह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपराधी होने के साथ पद पे बना रहा है? लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा दिखाया है कि जब बॉल उनके पाले में फेंक दी गई, एक अपराधी ने ये कह दिया कि आप कह दे तो मैं अभी इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। कौन सा देश ये चाहेगा कि उसके किसान जो कि आराम से बैठ करके अहिंसावादी तरीके से गांधी की रास्ते पर फुटपाथ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसे एक पागल आदमी गाड़ियों से रोंदता हुआ चला जाए? कौन सा देश ये चाहेगा कि इस देश में गाड़ी से रोंदने के बाद भी एक व्यक्ति जिसने किसानों को गाड़ी से रोन दिया हो उसके पिता मंत्री पद पर बने रहे? देश ने ऐसा चाहा है, आपने भी देखा और मैंने भी देखा। मैडम, हमने कभी ये मुख्य मांग नहीं रखी कि भाई इनको संसद पद से इस्तीफा दिलवा दो, हमने नहीं कहा। यह प्रधानमंत्री का जमीर जिंदा है, वो खुद से पूछे कि उन्होंने 2015 में ये कहा था कि मैं जब संसद में जाऊंगा तो संसद से एक एक अपराधी को बाहर निकाल करके स्वच्छ कर दूंगा। उस नारे का क्या हुआ, ये प्रधानमंत्री के जमीर को पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री को खुद को ही जवाब देना है। मैडम, हमारा धर्म संकट समझिए क्या है, हम मजबूर हैं यहाँ होने के लिए। और क्यों मजबूर हैं? मैडम, जो FIR हुई है उसमें 7 छोटी बच्चियां हैं, वो गरीब घरों से आती हैं। मैडम, उनके पास ना कोई नेशनल पहचान है, ना ऐसी कोई ताकत है जो इतने ताकतवर आदमी से लड़ दे, जो ऑन कैमरा कह रहा है कि मैंने एक आदमी को गोली मार दी और उसे मार दिया, जो ऑन कैमरा कहता है कि मैं बाहुबली हूं, जो ऑन कैमरा कहता है मैं 1000 करोड़ का आदमी हूं। जब तक मैडम इतना ताकतवर आदमी बाहर रहेगा, मैडम वो बहुत ताकतवर है। कुक्रम किसी भी उम्र में क्यों ना किया जाए, अगर बड़ी उम्र में कोई आदमी कुक्रम करेगा, कोई आदमी कुछ गलती करेगा तो उसका उम्र से कोई ताल्लुकात नहीं है। मैडम, अपराधी अपराधी है। और व्यक्ति जब जज बनता है, क्योंकि आज इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ है, उनका इतिहास कभी पढ़िएगा। ऐसे चीफ जस्टिस है जिसने अपने बाप के खिलाफ फैसला सुनाया था। अगर इस देश के चीफ जस्टिस ने अपने बाप के खिलाफ फैसला सुनाया, इसका मतलब उसने बाप को बाप नहीं अपराधी समझा था। उस वक्त जब व्यक्ति पर आरोप हो तो उसे पिता तुल्य नहीं समझा जाता, उसे एक अपराधी समझा जाता है। और बिना अपराधी समझे कोई न्याय हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपने शब्द इतना सम्मानित आगे लगा दिया बाप, तो इसका मतलब आप अपराधी को बाप कहने की स्थिति में आ गए, न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है। इन खापों का यह इतिहास रहा है कि महम चौबीसी जैसा बड़ा चबूतरा, जो इस देश में ऐतिहासिक चबूतरा है, जहां से बड़े फैसले लेना ही जहां की पहचान है, वहां से जब जब फैसले लिए गए वो बड़े लिए गए। मैडम, 2 बातें हम सुनिश्चित पहले दिन से कर रहे हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं, गांधी के तरीके से लोग हैं। मैडम, यहां से जब हम एंट्री भी करते हैं, अगर 3 बार हमारी चेकिंग कांस्टेबल करना चाहता है, कोई चुना हुआ जिसकी ड्यूटी यहाँ है, मैडम हम 4 बार चेकिंग देते हैं। इस देश में 70 साल में पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें मुद्दा नीतियों का नहीं है, इज्जत का है। किसान आंदोलन छोटा आंदोलन था मैडम, क्यों था? क्योंकि वहां विषय नीतिगत था। आपने 3 कानून बनाए, इनकी पॉलिसी से हम सहमत नहीं हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो आंदोलन शाहीन बाग में हुआ, वो भी पॉलिसी बेस्ड आंदोलन था। ये आंदोलन मैम इज्जत से और पगड़ी के सम्मान से जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन को अपना न्याय लिखना होगा। मैडम, 2 बातें आज जंतर मंतर की इसी धरती से, इसी चमचमाती धूप से इतिहास के पन्ने मेरे साथ आप पलट लीजिए। 2011 में मैं आपको लिए चलता हूं। 2011 की परिस्थिति की जरा कल्पना कर लेते हैं, बिल्कुल उल्टी परिस्थिति। जो आज विपक्ष वो सत्ता था और जो सत्ता है वो विपक्ष था। उस वक्त हम बेटी के लिए, निर्भया के लिए सड़क पे निकले थे, उसमें बीजेपी के भी लोग थे। क्या ये बीजेपी मान लेगी कि हम जब निर्भया के लिए निकले तो सत्ता के लिए निकले थे और बेटी के नाम पर हम राजनीति कर रहे थे? अगर वो 2011 में ये कर रहे थे तो फिर इसका मतलब बेटी के लिए संघर्ष की लड़ाई को राजनीति नाम उन्होंने पहले दिया होगा। मैडम, अगर अनुराग ठाकुर की बात में दम होता, वो अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखते, तो ये बेटी दोबारा 3 महीने के बाद यहाँ आती ही नहीं। अनुराग ठाकुर के 3 वक्तव्य, तीनों को एक जगह मिलाइए और तब मैं साबित कर दूंगा कि अनुराग ठाकुर की बात का कोई महत्व नहीं है। जनवरी में अनुराग ठाकुर यहाँ आए थे इन बेटियों को कहने के लिए कि आप लौट जाइए, मैं न्याय दिलाऊंगा। 3 महीने के अंदर एक कमेटी बनी और वो कमेटी बन के भी ये भूल गई कि मैं कमेटी हूँ और अपराधी को ही। कमेटी की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही बैठ गए। मैं बता तो रहा हूँ, कमेटी की जांच रिपोर्ट को ओढ़ू के बिछाऊं जो ये कह रही है कि अपराधी ही मेरा बाप है। जिस आदमी ने अपराधी को बाप मान लिया हो, उस कमेटी से न्याय की उम्मीद में क्या करूं उसकी रिपोर्ट का टांग दीजिए जहां टांगनी है।
अपराधी को अपराधी मानने को जो व्यक्ति तैयार नहीं, ये ढकोसला हमारे साथ किसान आंदोलन में भी हुआ। कमेटी बना रहे हैं जी, उस कमेटी में 3 लोग ऐसे चुन दिए जो पहले से किसान बिल के समर्थन में थे। तो इन बातों में हम आएंगे नहीं। बात समझिए, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। अब ये झूठी तसल्लियों से संभाला नहीं जाएगा। अब तुम इस तरह की बातें करोगे चलेगी नहीं मैडम। न्याय की लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे और पूर्ण तरीके से लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर अभी आपने सुना कि किस तरीके से कह रहे कि न्याय की लड़ाई जो है वो आखिरी तक लड़ी जाएगी, लेकिन ब्रजभूषण एक तरफ अपने आप को निर्दोष कह रहे हैं और लगातार निर्दोष ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पहलवान बैठे हैं वो कह रहे हैं जब तक ब्रजभूषण अपना इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।